हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन है वो फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के जो 3 अंग है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, और उसमें ये चौथा पिलर कि जो उस पर वॉच रखता है कि कोई भी अंग अपनी अपनी सीमाओं को पार न करे। और जो मीडिया है वो फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसा मैंने पहले कहा, आप ऑनरेबल विजिलेंट पीपल, स्टूडेंट्स, जो कि फादर ऑफ द नेशन है, हु आर दी वी द पीपल ऑफ इंडिया। अपने संविधान के अंदर पहला ही शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये अल्टीमेटली बेनिफिशियरी होने के साथ साथ में स्टेक होल्डर भी है। आपका बहुत बड़ा दाव पर लगा हुआ है जीवन, वो है, साथ साथ में आप बेनिफिशियरी भी है, लाभार्थी भी है। तो ऐसे संविधान के विषय पर आप सभी एक ही छत के नीचे बैठ करके भी विचार करेंगे। इट मीन्स यू आर हिटिंग दी बुल्स आई, यानी तीर सही निशाने पर लगा है। इस प्रकार के लोग मिलकर के जब किसी संविधानवाद जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय पर अपन चर्चा करेंगे तो वास्तव में उससे कुछ न कुछ अमृत ही निकलेगा। अब मैं आगे यह भी बताना चाहूंगा कि आज 26 नवंबर को मनाने का उद्देश्य क्या है। अपन देश 26 नवंबर 1949 से लेकर के और 2015 तक इसको नेशनल लॉ डे के रूप में बनाते आए हैं। लेकिन 2015 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि 26 नवंबर का जो दिन है वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि संविधान की मूलभूत बारीकियों के बारे में, संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनके आइडिया और विचारों के बारे में भी हमें अवगत हो सके। इसलिए ये 2015 को, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125वीं जयंती थी, 125वां वर्ष जयंती था, उस दिन उन्होंने ये घोषणा की। और न केवल घोषणा की, उन्होंने एक आधारशिला भी रखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की एक फाउंडेशन स्टोन रखा। मुंबई के अंदर इंडिया मिल्स कंपाउंड के अंदर उन्होंने एक स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की आधारशिला रखी, जो कि विश्व की तीसरी बड़ी इमारत बनेगी। पहली तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि 182 मीटर ऊंची है। दूसरी है चाइना में स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा, और तीसरा ये है 137.3 मीटर की टोटल हाइट है, जिसमें 100 फीट तो पेडेस्टल बनेगा। और ये 14 अप्रैल 2023 तक बन करके तैयार हो जाएगा। इसकी आधारशिला रखी ताकि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से अवगत हो सके। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जैसे ही नाम याद आता है तो मुझे एक मोहम्मद अल्लामा इकबाल का शेर याद आता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यानी ये नरगिस वो सुनील दत्त की वाइफ नहीं है। ये नरगिस एक फ्लावर है, एक फूल है, दैट लुक्स लाइक आईज, सुंदर आंखों, जो सुंदर आंखें होती है वैसा एक फूल है नरगिस। बेनूरी यानी ब्लाइंडनेस, यानी उसके अंधता। वो जो फूल है वो इतना सुंदर है लेकिन वो आंखों से देख नहीं सकता। वो सोचता है कि मेरी इस ब्यूटी को भी कोई प्रशंसा करेगा या ना करेगा।
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। उस चमन यानी बाग के अंदर एक जो दीदावर यानी पारखी जौहरी, एक ऐसा जौहरी वही इस नरगिस की प्रशंसा कर सकता है। ऐसा ग्रेट पर्सनैलिटी कई शताब्दियों बाद ही पैदा होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे ही युग पुरुष थे जो कि जैसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है यानी नीर खीर विवेक करने वाला व्यक्तित्व, संविधानवाद में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व, सब्जेक्टिविटी में नहीं ऑब्जेक्टिविटी में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व, रूल ऑफ लॉ में विश्वास करने वाला व्यक्तित्व, संविधान को राजाओं का भी राजा मानने वाला व्यक्तित्व, ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी कई वर्षों बाद ही पैदा होती है। उनकी महानता का मैं एक और उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी एक छोटी सी बायोग्राफी लिखी है, वेटिंग फॉर वीजा, उसका नाम है वेटिंग फॉर वीजा। ये मात्र 27 पन्नों की छोटी सी ऑटोबायोग्राफी है और जिस कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ाई की उसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर भी ये पढ़ाई जाती है अन्य लोगों को। बड़ी विडंबना है कि भारत देश के अंदर ऐसे महापुरुष की जो बायोग्राफी है वो लॉ स्टूडेंट्स के कैरिकुलम में नहीं है। आज इस समय की पुकार है कि ऐसी जो ऑटोबायोग्राफी है वो लॉ के स्टूडेंट्स के सिलेबस में होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इसके अंदर जो मात्र 6 चैप्टर वो कितने पब्लिक इंपोर्टेंस के हैं, कितने नेशनल इंपोर्टेंस के हैं, कैसे उस देश को उसको चला सकते हैं। ऐसे ऊंचे कद के व्यक्तित्व की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बनाना समय की पुकार है। ये 2 बातें हुई। अब तीसरी बात मैं मुख्य विषय पर आता हूं जो कि मुझे अलॉट किया गया है, संविधान, संवैधानिक विधि और संविधानवाद। ये तीनों में स्लाइट डिफरेंस है और वैसे देखा जाए तो बड़ा गहरा डिफरेंस भी है। संविधान एक प्रकार की पुस्तक है, जैसे वो आप उधर पढ़ी है पुस्तक। संविधान एक प्रकार का ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, पायस डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है। लेकिन उसमें है क्या? विच कंटेन्स प्रोविजन दैट डिटरमाइन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा ये उसमें बताया हुआ है। यही नहीं, उसके अंदर कंट्री के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में भी वर्णन है। इसके अलावा उसके अंदर एम्स एंड ऑब्जेक्ट विहित किए गए हैं जो कि गवर्नमेंट पर एक लिमिट, गवर्नमेंट पर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आरोपित करते हैं। ये भी अपनी उस पुस्तिका के अंदर वर्णित है। यह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर गवर्नमेंट किस तरह से फॉर्म होगी, गवर्नमेंट किस तरीके से फॉर्म होगी, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑब्जेक्ट क्या होंगे? जस्टिस 3 प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी 5 प्रकार की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, and assuring and to promote among them, to promote among them fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये एक प्रस्तावना है जो कि आपके सामने है। अब सवाल ये है कि ये तो संविधान के अंदर 2 प्रकार की बातें दे दी है, अपने एम एंड ऑब्जेक्ट है और किस तरीके से गवर्नमेंट का गठन होगा वो है। अब संवैधानिक विधि क्या है? संवैधानिक विधि ब्रॉड कंसेप्ट है, बहुत ही बड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है, जिसके अंदर जैसे अपन 2 घेरे बनाए, जो छोटा घेरा तो संविधान है और एक बहुत बड़ा घेरा बनाए, उसके आसपास इसके अंदर आ जाएंगे अपने जुडिशियल डिसीजन भी आ जाएंगे, कन्वेंशन आ जाएगी, कस्टम एंड यूसेज आ जाएंगे, प्रैक्टिस आ जाएगी, लीगल नॉर्म्स एंड नॉन लीगल नॉर्म्स भी आ जाएंगे और रेगुलेशन भी आ जाएंगे। इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम यदि हमारा सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब ये नहीं केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ये सारी बात आएगी। आपको डिसीजन भी पढ़ने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस एंड यूसेजेस पढ़नी पड़ेगी कि भाई कि जिस समय बहुमत की सरकार नहीं बने और माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो तो उस समय गवर्नर या राष्ट्रपति किस दल के नेता को बुलाएगा, ये अपने इस संविधान में कहीं वर्णित नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में या अन्य देशों के संविधान में ऐसी प्रथाएं हैं, ऐसी कन्वेंशन है, ऐसी यूसेज है, तो उसके आधार पर भी कॉल कर सकते हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट चुनाव से पहले हुई है या चुनाव के बाद में हुई है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये सब संवैधानिक विधि का पार्ट है। तो संवैधानिक विधि इज क्वाइट डिफरेंट, या ब्रॉडर टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक पुस्तक है। अब संविधानवाद के संविधान कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इज्म, जहां पर भी इज्म लगता है वहां पर कोई कोई वाद जरूर आता है। संवैधानिक वाद, संविधानवाद, संविधानवाद इज ए प्रिंसिपल एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस that respect the rule of law and limits the power of the government in order to protect the basic rights and freedom of the individual। यानी संविधानवाद दो चीजें प्रेस्क्राइब करता है। एक तो यह है कि हर एक्शन के अंदर स्टेट एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के एक्शन में रूल ऑफ लॉ झलकना चाहिए, विधि का शासन झलकना चाहिए। दूसरा, ये जो संविधान है या संविधान चलाने वाले जो हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इन पर कोई न कोई रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। ये स्वच्छंद नहीं होने चाहिए, इनको स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए, लेकिन वो स्वतंत्रता पर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। अन्यथा तो स्वतंत्र व्यक्ति को यदि बोलने, सुनने, खाने, पीने, घूमने फिरने की पूरी स्वतंत्रता दे दी गई तब तो वो स्वच्छंदता में चला जाएगा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी। लिबर्टी तो एक प्रकार की स्वच्छंदता है। आपको इंडिया के अंदर घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन क्या आपको इंडिया के अंदर नंगे घूमने की स्वतंत्रता है? घूमने की स्वतंत्रता है, नंगे घूमने की स्वतंत्रता नहीं है, वो स्वच्छंदता हो जाएगी। इसलिए देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्वच्छंदता और स्वाधीनता। स्वतंत्रता में और इन दोनों में फर्क है आपको। आज हम संविधानवाद की जो झलक है, ये हमने हमारे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो विभिन्न प्रावधान है, यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे हुए पड़े हैं, उनके अंदर आप संविधानवाद को ढूंढ सकते हैं। आप लॉ के स्टूडेंट हर चीज के अंदर ढूंढेंगे कि इसके अंदर कहां पर संविधानवाद है। आप जैसे ही फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपके आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक के अंदर प्रावधान मिलित है, अनुच्छेद। इसमें इन अनुच्छेदों के अंदर आपके राइट टू इक्वलिटी है ना, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ लिमिटेड, very much diluted and is secured to some extent by article 30A, 31A, इस प्रकार से। और सबसे बड़ा आर्टिकल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसके बारे आर्टिकल 32 में भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, कोई मुझसे ये पूछे कि इस संविधान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है, तो मैं उन्हें आर्टिकल 32 का हवाला दूंगा, क्योंकि यह आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है। इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके मूल अधिकार यदि प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं तो आप आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के अंदर क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर रिलीफ लेने के लिए जा सकते हैं। वो रिलीफ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्स्योरेरी, कोवेरेंटो, प्रोहिबिशन इस रूप में हो सकती है। तो ये सब जो रिट्स है, रिट क्षेत्राधिकार है, वो आपके कहीं भी मूल अधिकार यदि ब्रीच होते हैं तो उसके लिए आपको ये प्रोवाइड किए गए हैं। क्योंकि ये जो जस्टिस का जो कंसेप्ट है ना, वो एक ऐसा कंसेप्ट है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो। यानी यदि इस संगोष्ठी में से मैं किसी को इंगित करके कहूं मिस्टर स्टैंड अप एंड गेट आउट फ्रॉम दिस रूम, आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे ये क्या हो रहा है, इस वक्ता को क्या हो गया कि केवल मात्र मेरे को इंगित करके मेरे को इस रूम से बाहर करने के लिए कहा जा रहा है। वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि क्या मेरे साथ कास्ट,
क्रीड, सेक्स, रेस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, रिलीजन, इनके या इनमें से किसी एक के आधार पर तो भेदभाव नहीं किया जा रहा है। और यदि ऐसा भेदभाव राज्य ही करे तब तो सारी सत्यानाश हो जाएगा। ये तो व्यक्ति का मैंने एग्जाम्पल बताया है। यदि राज्य ऐसा कोई कानून बना दे जिसके अंदर इन आधारों पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाए तो आम जनता को बहुत ही कचोटेगा। नथिंग मोर रेंकलेस इन द ह्यूमन हार्ट देन दैट ऑफ द ब्रूडिंग सेंस ऑफ इनजस्टिस। आदमी को और कोई चीज कचोटती नहीं है सिवाय अन्याय के, सिवाय भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण के। इसलिए ऐसा दृष्टिकोण को, यदि ऐसा दृष्टिकोण विधायिका या कार्यपालिका करती है तो उसको संविधानवाद ही उस पर लिमिट लगा सकता है, क्योंकि संविधानवाद में ही ऐसी फिलॉसफी है कि जहां कहीं भी इस प्रकार के अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो वहां पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। और ऐसा रेस्ट्रिक्शन अपने संविधान के अंदर ही इनबिल्ट भी है, बहुत सारे के अंदर इनबिल्ट है। जैसे माई लिबर्टी टू स्विंग हैंड्स स्टॉप्स, आपको हाथ हिलाने की स्वतंत्रता है लेकिन किसी के गाल तक या नाक तक छूने की स्वतंत्रता नहीं है। माई लिबर्टी टू स्विंग हैंड स्टॉप वेयर योर नोज बिगिन, आपका जहां नाक चालू होता है वहां तक मेरी स्वतंत्रता आकर के रुक जाएगी, ऐसा नहीं कि आपको थप्पड़ मार देगी। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भारत में विचरण करने की स्वतंत्रता है लेकिन नग्न विचरण करने की स्वतंत्रता नहीं है। नागरिकों को स्वतंत्रता है। हाँ, मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि ये जो स्वतंत्रताएं हैं, जैसे टूरिस्ट है उसको भारत में आकर के घूमने की स्वतंत्रता है टूरिस्ट को, लेकिन जैसा मैंने बताया वैसा नहीं कर सकता। लेकिन इसके साथ हमारे ऊपर भी बंदिशें हैं कि हम भी उस टूरिस्ट के साथ में ऐसा कोई कृत्य या दुष्कृत्य, अपकृत्य या कोई अपराध कारित न करें। सन 2000 की बात है, फातिमा खातून बांग्लादेश से एक महिला अजमेर शरीफ आने के लिए हावड़ा यात्री निवास पर रुकी, हावड़ा रेलवे स्टेशन पर रुकी। वहां पर रेलवे के 5 अधिकारियों और कर्मचारियों ने उसके साथ गैंगरेप किया। तो एक अधिवक्ता, लेडी अधिवक्ता चंद्रिमा दास, उसको जब इस घटना का पता चला तो उसने कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर रिट लगाई और रिट लगा करके और उसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि इस महिला, जो कि हालांकि वो सिटीजन ऑफ द इंडिया नहीं है, वो एनी पर्सन है, लेकिन एनी पर्सन को भी स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता है, उसके साथ में कोई इस तरीके का बर्ताव नहीं कर सकता। और यदि बर्ताव किया है तो रेलवे के अधिकारियों पर उन्होंने 10 लाख रुपए का कंपनसेशन लगाया। उसके खिलाफ में यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड किया। कहने का तात्पर्य, अधिवक्ता बंधु इस मामले में बहुत आगे काम कर सकते हैं। एक और अधिवक्ता का नाम लेना चाहूंगा, एमसी मेहता। एक एमसी मेहता दिल्ली में अधिवक्ता है। उन्होंने दुनिया भर के, आप यदि गूगल पर सर्च करेंगे एमसी मेहता तो पर्यावरण के ऊपर और भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पर उन्होंने खुद ने ही प्लेंटिफ या पिटिशनर बन करके और रिलीफ मांगी है। एक अधिवक्ता है वृद्धि चंद, रतलाम म्यूनिसिपैलिटी बनाम वृद्धि चंद। ये कृष्णा अय्यर का जजमेंट है, बहुत पुराना 1980 का जजमेंट है, जिसके अंदर नगर पालिका ने जो सड़कें और इस प्रकार की ये जो सड़कों में टूट फूट थी या जो क्या कहना चाहिए स्वच्छता, पब्लिक सैनिटरी या स्ट्रीट लाइट, इस प्रकार की जो रतलाम के अंदर जो कमियां थी और वो म्यूनिसिपैलिटी सुधार नहीं रही थी। और जब म्यूनिसिपैलिटी को कहा जाता तो म्यूनिसिपैलिटी कहते वी हैव नो फंड एट ऑल। उन्होंने कह दिया कि नो पॉजिटिव ऑफ फंड इज नो लेम एक्सक्यूज, इज नो एक्सक्यूज। आपकी ये जिम्मेदारी है, आपको ये करना है। इसलिए ये जो अधिवक्ता, मैंने 3 अधिवक्ताओं का नाम लिया है, उन्होंने अपने खुद के बलबूते पर सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ करके और जीती है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया में शक्ति की कोई कमी नहीं है। तो हम ये आगे और बढ़ते हैं कि अपने को, जैसा मैं कह रहा था, संविधानवाद के अंदर जो शक्तियां प्रदत्त की गई है, जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, आपको बोलने और वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी हुई है, लेकिन आपकी इस स्वतंत्रता पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है। ये 8 प्रतिबंध उसके ऊपर लगे हुए हैं। इन 8 प्रतिबंध के अलावा
और कोई प्रतिबंध एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव नहीं लगा सकती। यही तो चेक एंड बैलेंस है इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के नाम पर आपकी वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट पर लगाया जा सकता है। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, आपके किसी 5 पड़ोसी मुल्क के अच्छे संबंध है और उस पड़ोसी मुल्क के बारे में यहां का जहर उगल रहा है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। पब्लिक ऑर्डर पर रोक लगाई जा सकती है। डिसेंसी एंड मॉरलिटी पर रोक लगाई जा सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर रोक लगाई जाती है। कोई भी आदमी ऐसी बात जबकि मुकदमा चल रहा है उसके दौरान में इस प्रकार की बात नहीं कह सकता जिससे कि मुकदमा प्रभावित होता हो। एक आदमी की बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है और आप पहले से उसके बारे में उसकी जन्म कुंडली निकाल करके और अखबार में छाप दें, ये तो ऐसा है वैसा है वैसा है, ताकि जज साहब का माइंड उसकी खारिज करने की ओर बढ़े या स्वीकार करने की ओर बढ़े। इस प्रकार की ये जो है ना, आप मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते। आपको जजमेंट होने के बाद में उसके ऊपर क्रिटिसाइज करने का, एप्रिसिएशन करने का और उस पर आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन उससे पहले आप करोगे तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आपके ऊपर भी मुकदमा चल सकता है। इसलिए इसको ध्यान रखना है। किसी का डिफेमेशन नहीं कर सकते आप, किसी की मानहानि नहीं कर सकते, किसी अपराध का उद्दीपन नहीं कर सकते। इन 8 आधारों के अलावा अन्य किसी आधार पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव नहीं लगा सकती। यही तो चेक एंड बैलेंस है जो कि संविधान में इनबिल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इनबिल्ट संविधान के प्रोविजन में इटसेल्फ है, जैसे आर्टिकल 21, उसकी आप भाषा देखें, छोटा सा डेडलाइन का आर्टिकल है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। ये एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ है, वो क्या है? वो रूल ऑफ लॉ का एक भाग है। हालांकि रूल ऑफ लॉ शब्द अपने संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जैसे नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, है ना। ये सारे जो लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, या किसी की भी स्वतंत्रता को आपको भंग करना है तो आप कानून बनाइए पहले, और वो कानून भी आर्बिट्रेरी, ऑपरेसिव, फैंसीफुल वो नहीं होना चाहिए। जो लॉ की परिभाषा 1950 के अंदर A.K. गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास के अंदर दी गई थी, वो 30 साल बाद में चेंज हुई। कहने का तात्पर्य, A.K. गोपालन बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु के अंदर जो माइनॉरिटी ओपिनियन फजल अली की थी, दैट बिकेम द मेजोरिटी ओपिनियन इन मेनका गांधी केस। मेनका गांधी के केस में वो मेजोरिटी ओपिनियन बनी कि अब लॉ की परिभाषा ये है। उस लॉ को भी टेस्ट किया जा सकता है रीजनेबलनेस के आधार पर। तो ये एक प्रकार का वहां पर रेस्ट्रिक्शन है। आगे अपन बढ़े तो आर्टिकल 51A ये जोड़ा गया है इसके अंदर, संविधान अपने फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि बगैर फंडामेंटल ड्यूटीज के आपकी जब तक जन सहभागिता नहीं होगी किसी कृत्य को करने में, तब तक अपन ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हालांकि ये आर्टिकल 51A जस्टिसेबल नहीं है, इनको किसी भी कोर्ट के अंदर प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, लेकिन संविधानवाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो व्याख्या की है, लिबरल व्याख्या की है, और उस लिबरल व्याख्या के अंदर उन्होंने पर्टिकुलर आर्टिकल 51AG जो कि पर्यावरण को संरक्षण देता है, नदी, नाले, वन, इन प्रकार के चीजों पर यदि कोई किसी प्रकार का यदि कोई अतिक्रमण करता है, समझ लीजिए आप, मैं मेरा अपना अनुभव भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि बूंदी के अंदर एक घड़ियाल रिजर्व पार्क था, तालाब है, मतलब वो नदी जो चलती है, केशवराय पाटन के पास में एक नदी चल रही है, उसके पास में घड़ियालों के प्रिजर्वेशन के लिए एक जगह है। लेकिन वहां पर यदि भूमाफिया यदि वहां से बजरी निकालते हैं तो जो घड़ियाल है जो शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होती है उससे। अब वो जो बिल्डर है वो वहां से बगैर किसी अनुमति के और वहां से निकाल करके ले आए बजरी ला करके मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। बजरी वालों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, पकड़ करके हमारे पास लाए कि साहब, सामने वकील साहब कहने लगे, साहब ये तो बड़ा सिंपल मामला है, केवल बजरी का ही तो मामला है,
लेकिन हमारा दिमाग कुछ और ही काम कर रहा था। हमने कहा नहीं, ये सिंपल बिजली का मामला नहीं है, ये पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का मामला है। इसलिए हमने उस बेल एप्लीकेशन को खारिज किया इस आधार पर कि ये फॉरेस्ट के अंदर आप बगैर अनुमति के घुसे ही क्यों, आपको वहां से हेडलोड भी ले जाने की इजाजत नहीं है, छोटा सा वहां से कोई भी चीज नहीं ले जा सकते आप तो बजरी का ट्रैक्टर ट्रक भर करके ले आए, और आपने ये नहीं सोचा कि उस दौरान में घड़ियालों पर क्या बीत रही होगी। तो हमने जब ऐसा किया तो हमारे कुछ अधिवक्ता मित्रों ने इसका विरोध भी किया कि साहब आप ये क्या कर रहे हो, आप जो छोटे से मामले के अंदर भी आप बेल खारिज कर रहे हो। अब मैं उनको क्या जवाब दूं। मैंने कहा जो भी है मैंने तो मेरी बुद्धि के अनुसार कर दिया है। आप तो मेरे को उन्होंने कहा कि यू आर बिहेविंग जस्ट लाइक ए मजिस्ट्रेट, यू आर नॉट सीम्स टू बी ए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। मतलब मेरे की उन्होंने डिस्ट्रिक्ट, मैं जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज था, उन्होंने आपने तो हमको मतलब हाईकोर्ट का रास्ता बता दिया। मैंने कहा मैंने रास्ता बताने के लिए नहीं बताया, ये तो मैंने मेरे असूलों पर काम करते हुए काम किया है। तो थोड़े दिन बाद में वो हाईकोर्ट से भी बेल खारिज हो गई। तो मैंने कहा हाईकोर्ट जज साहब को, तो भी आप भी हाईकोर्ट जज नहीं हो, आप तो मजिस्ट्रेट हो, इस तरीके से। तो कहने का ये तो मजाक की बात हुई। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि पर्यावरण को कोई प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर ये हेल्ड किया है कि सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दिए हैं कि आप एक ऐसा कानून बनावें कि स्कूलों में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर एक सप्ताह में कम से कम 1 घंटा पर्यावरण संरक्षण वर्धन उनके लिए 1 घंटा दिया जाए स्कूलों के अंदर। इस प्रकार का भी उन्होंने किया है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन है। गवर्नमेंट की जो पावर है उसको, उनकी एक लक्ष्मण रेखा, उनको सीमा बताने का तरीका है। फ्रैटर्निटी, बंधुता, ये बंधुता जो शब्द है, ये बंधुता के बारे में उन्होंने बताया कि अपने जोड़ तो दिया बंधुता, लेकिन बंधुता कहीं दिखाई नहीं देती। आए कैसे कुछ नहीं है। लेकिन ये बंधुता बढ़ानी होगी। किसी भी बंधुता का मतलब है इस देश के अंदर विविधता में एकता है, लेकिन इस विविधता को यदि कोई व्यक्ति तोड़ता है, तोड़ने का प्रयास करता है, जैसा कि प्रोफेसर प्रहलाद राय ने बताया कि बंधुता के बारे में कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई प्रावधान नहीं है। यह बात सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान नहीं है, लेकिन बंधुता को यदि कोई तोड़ता है तो आईपीसी की धारा 153A, 153B के अंदर प्रावधान है, उसके अंदर उन्हें सजा दी जा सकती है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इस प्रकार की बातें कहना क्या बंधुता को बढ़ावा देना होगा? मेरे हिसाब से नहीं है। इसलिए इस प्रकार की जो बंधुता, और बंधुता के अंदर भी आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी स्वाधीनता तो मेंटेन कर रखी जाएगी, डिग्निटी तो, लेकिन वो डिग्निटी थोड़ा बहुत उस पर रेस्ट्रिक्शन की है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इसकी कॉस्ट पर आपको इस प्रकार के भाषण देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमने डिग्निटी को बहुत ही ऊंचा शब्द माना है। प्रत्येक महिला की, पुरुष की डिग्निटी, ये डिग्निटी का जो उदाहरण है कि फातिमा खातून की डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए 10 लाख रुपए दिलाए गए थे, हालांकि वो भारतीय नागरिक नहीं थी। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल कैन नॉट बी इग्नोर्ड इवन इन प्रिजन। जेल के अंदर भी यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो कृष्णा अय्यर ने कहा है उसकी भी डिग्निटी है, उसको भी अखबार उपलब्ध होना चाहिए, उसको भी उसके साथ में किसी प्रकार की मारपीट आदि की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, उसकी भी डिग्निटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो बातें मैंने आपको बताई, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन है और डायरेक्टिव ये फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर। अब सामाजिक और आर्थिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस तो हमने प्राप्त कर लिया। जैसे हमारे को 18 वर्ष के मताधिकार का, 18 वर्ष की उम्र का कोई व्यक्ति हुआ उसको मताधिकार का अधिकार दे दिया गया, तो हमने राजनीतिक स्वतंत्रता तो एक झटके में प्राप्त कर ली। लेकिन अभी भी सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता बाकी है। आप ध्यान रखिए, जब तक नागरिकों को सामाजिक आर्थिक रूप से उत्थान नहीं किया जाएगा नागरिकों का, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है? कोठियों से मुल्क की मैयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। जो पेवमेंट ड्वेलर्स है,
जो झुग्गी झोपड़ा में रहने वाले हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है, जो डाउन ट्रोडन है, पददलित है, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उनकी आंखों से जब तक आंसू नहीं पहुंचे जाएंगे तब तक स्वाधीनता का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए इनके ये काम अभी करना बाकी है। कभी रामधारी और अभी भी हमें हैव नॉट और हैव नॉट की खाई पाटनी है। आय का जो असमान वितरण हो रहा है उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ट्रैक पर लाना है। कभी रामधारी सिंह दिनकर ने ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के संदर्भ में ही शायद ये बात कही अपने कुरुक्षेत्र के अंदर। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय न आता जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। इसलिए आर्टिकल 27 अपने संविधान का जो आर्टिकल 27 है, हालांकि आर्टिकल 27 की जो लैंग्वेज है वो एक तरफा है। उस लैंग्वेज की से यह ध्वनि निकलती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को उन्नत करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं, ये इसे कोर्ट में लागू नहीं किया जा सकता। दे आर नॉट जस्टिसिएबल, बट इवन देन दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। फिर भी वे देश के शासन को चलाने के लिए वो फंडामेंटल है, मूलभूत है। इसलिए इसका जो इंटरप्रिटेशन है न्यायपालिका ने प्रारंभ में तो बड़ा ही लिटरल इंटरप्रिटेशन, शाब्दिक अर्थान्वयन किया गया था। एक यहाँ के लिए कि इसका बड़ा ही संकुचित दृष्टिकोण अपनाया गया था कि जब कहीं भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट इन दोनों में क्लैश होता है तो आर्टिकल 37 की लैंग्वेज के मुताबिक, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जस्टिसेबल नहीं है, न्यायालय में उन्हें प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, इसलिए दे कैन नॉट गिव दी प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स। उन्हें फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वरीयता नहीं दी जा सकती। लेकिन धीरे धीरे इस सोच में बदलाव आया। जैसा मैंने कहा ना, 30 साल के अंदर लॉ की डेफिनेशन बदल गई है, तो इस सोच में परिवर्तन आना निश्चित सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए ये बदलाव आया। और वो बदलाव भी अपने को दिखाई देता है। पहले तो 1951 में चंपाकम दोरायराजन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास ने कह दिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को न्यायालय में परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। यदि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसी मूल अधिकार के असंगत में है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को नीचा देखना पड़ेगा। लेकिन अब 1958 में इन री केरला एजुकेशन बिल, 1967 में गोलकनाथ का केस, 1973 में केशवानंद भारती का केस, जिसमें भी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक फीचर थ्योरी डेवलप की गई है, और 1980 में मिनर्वा मिल्स केस, और 2007 में IR कोहेलो केस। या आप जो लॉ स्टूडेंट सुन रहे हैं उनके लिए सारे महत्वपूर्ण केसेज हैं। आप RJS के अंदर यदि कोई क्वेश्चन आए तो उनको ब्यूटिफाई करने के लिए इन केसेस को आप प्रविष्ट कर सकते हैं, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और वैसे आप प्रबुद्ध नागरिक हैं तो आपको उसके लिए भी आपको याद रखना जरूरी है। तो ये जो मैंने जो केस लॉ बताए हैं उसके बाद में there is no clash between the fundamental rights and the directive principle of state policy। अब इनमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो गया है। इनमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की एक फिलॉसफी डेवलप हो गई है। और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी तो एक बहुत ही ऐसी थ्योरी है कि ये बहुतों के पहले तो समझ में नहीं आती है कि है क्या चीज। मैं यदि किसी को पूछूं कि आप यदि 20 शब्दों में मुझे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी समझा सके तो बड़ा भला होगा। ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी क्या है कि जजेस के द्वारा प्रोपाउंडेड की ये थ्योरी है। आर्टिकल 13 और 368 इनकी जब व्याख्या की गई तो उसके अंदर मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़े विधिवेत्ता एडवोकेट नानी पालखीवाला, उन्होंने देश की बहुत बड़ी सेवा की है। सेवा इस रूप में की है कि कोई भी सरकार जो कि बहुमत प्राप्त कर ले दोनों सदनों में और विधानमंडलों में भी, वो निरंकुश न हो जावे, इसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी प्रपोज की गई है। उस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के अंदर उन्होंने जजेस ने उन्होंने केशवानंद भारती के केस में जो पहल की थी, जो बहस की थी, उसके आधार पर कुछ इलस्ट्रेशन के रूप में बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी डेवलप हुई है। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोच्च है और कोई चीज सर्वोच्च नहीं है।
सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन से ही शक्तियां ग्रहण करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, इनके अंदर सेपरेशन है। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ऐसा जो कल्चर है रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके अंदर कोई भी सरकार संविधान में संशोधन करके भी परिवर्तन नहीं कर सकती। सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य का खुद का अपना कोई वो नहीं होगा। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप एक को तवज्जो दो दूसरे को एकदम रसातर पर डाल दो, ऐसा नहीं हो सकता। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो ये सब कुछ इधर उधर बिखरे हुए तत्व हैं जिनको एक जगह जोड़ने का जजेस ने इन जजमेंट के थ्रू प्रयास किया है। अब मैं आपको यदि साधारण भाषा के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर का वर्णन करूं तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कहीं लिखा हुआ नहीं है। सपोज कीजिए कि एक जैसे महिलाएं साड़ी पहनती है, साड़ी पहनती है इसलिए पहनती है कि अपना शरीर को, अंग को ढक सके। और उसका अब साड़ियों की भी अलग अलग वैरायटी है, उसके अंदर किसी में कसीदाकारी है, किसी में बगैर कसीदाकारी है, किसी में वो अंदर वो नाड़ा भी बांध करके साड़ी बांध सकते हैं, किसी में दोनों अलग अलग पैरों के अंदर भी आप साड़ी पहन सकते हैं, किसी में लांग भी पीछे से डाल सकते हैं। दक्षिण भारत की महिलाएं वो पीछे से अपन डालते हैं ना, तो लेकिन ये साड़ी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन कल को यदि साड़ी फाड़, ये धोती फाड़ करके रुमाल बना दे तो फिर उसका स्वरूप भी बदल जाएगा, तो फिर साड़ी का बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं चेंज हो जाएगा। इसी तरह संविधान को आप ऐसे छिन्न भिन्न नहीं कर सकते कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। संविधान फिर भी रहना चाहिए, शैल स्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 के अंदर ये जो शब्द है उसी की उन्होंने व्याख्या की है कि आप चाहे जितना उसके अंदर परिवर्तन करें, परिवर्तन कुछ भी संशोधन करें, लेकिन इस सबके बावजूद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी अल्टर्ड एट एनी कॉस्ट, किसी भी प्रावधान के थ्रू। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि आप हम सभी ये जो संविधानवाद के ऊपर बहस कर रहे हैं, आप और हम सभी का कर्तव्य क्या है इस सारी चर्चा को सुनने का। हमने संविधान बना करके कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन तीनों के अलग अलग हेड भी बना दिए हमने, और उन हेड के ऊपर एक ड्यूटी डाल दी कि आप अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा में रह करके और संविधान के अंदर, संविधान के तहत ही कार्य करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि यदि कोई अंग, गवर्नमेंट का कोई, ये तीनों में से कोई अंग अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके दूसरे के अधिकारों में पांव पसार ले, तो हु विल वॉच ऑन दी वॉचमैन? वॉचमैन तो तीन है, चौकीदार तो है, आपकी कॉलोनी है, उसके अंदर आपके अध्यक्ष, सचिव और सभी चुने गए हैं। उन्होंने एक चौकीदार बैठा दिया और चौकीदार को कह दिया कि देखो कोई अवांछित व्यक्ति अंदर नहीं आना चाहिए, कोई भी प्रवेश नहीं करे, रात को आप जागते रहो ऐसे बोलते भी रहोगे। लेकिन कल को यदि जो चौकीदार है वो जागते रहोगे कैसे भी चला दे और खुद सो जावे तो फिर क्या होगा? आजकल ऐसे भी है, अपन देखते हैं कि कई जगह कैसेट चलती है, आदमी नहीं बोलता कैसेट चलती है कि आप ये ले लो वो ले लो, इस प्रकार कैसेट चलती है। तो वो जो चौकीदार अपन ने जो 3 चौकीदार बना रखे हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इन चौकीदारों में से यदि कोई सो जाए और अपनी अपनी राह वैसे ही स्टीरियोटाइप कैसेट चलाते रहे तो पर्पस सर्व नहीं होगा। ऐसे में उस कॉलोनी में रहने वाले जो व्यक्ति है उनको बारी बारी से ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं चौकीदार सो तो नहीं गया है, कहीं कैसेट तो नहीं चला रहा है वो। इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, इनको मुखर होकर के आगे आना होगा, हमारी ये जिम्मेदारी है। इसीलिए हमने ये आत्मार्पित किया भारत का संविधान, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया ही कैन बी वॉच ऑन दी वॉचमैन, वो ही वॉच रख सकता है। उनको मुखर होकर के बोलना जरूरी है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, चुप रहने से भी कातिल की मदद होती है। आप यदि चुप रहोगे तो कातिल की मदद होगी, इसलिए कातिल को अपने को मदद नहीं करनी है। आपको जहां कहीं भी अन्याय, अत्याचार दिखाई दे उसका विरोध करना है वी द पीपल ऑफ इंडिया को।
माननीय प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक बहुत बड़ा स्पीच है। उस स्पीच के अंदर उन्होंने कहा है कि देश के भाग्य का निर्धारण हो रहा था प्लासी के मैदान में 1757 में। अंदर लड़ने वाले लोग जितने थे उससे बहुत ज्यादा की संख्या में बाहर तमाशा देखने वाले लोग थे। वो यदि उन्होंने उनका कोई साथ नहीं दिया और वो के परिणाम की प्रतीक्षा करते रहे, और ये परिणाम ये हुआ कि देश उसके बाद से आगामी 200 वर्षों तक गुलाम रहा अंग्रेजों का। तो इसलिए आपको उदासीन, तटस्थ, मौन ये नहीं रहना है। आपको मुखर होकर के अपनी आवाज को बोलना ही है। हो ये रहा है कि अपन जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं वो तो चुनाव में वोट देने ही नहीं जाते हैं। 20% की सरकार चुनी हुई आ जाती है और वो 100% पर राज करती है। इसलिए आपको तटस्थ नहीं रहना है। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। कवि रामधारी सिंह दिनकर को कोट करते हुए, कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र अपनी एक कविता लिखी है, समर शेष है। समर शेष है, इस स्वराज्य को सत्य बनाना होगा। जिसका है यह न्यास उसे सत्वर लौटाना होगा। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याग। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। इसलिए आपको तटस्थ नहीं रहना है, मौन नहीं रहना है। जहां कहीं भी आपको अत्याचार ये दिखाई दे वहां पर मुखर होकर बोलना है और हर चीज में संविधानवाद को आगे लाना है। तभी संविधान दिवस मनाने की सार्थकता होगी। धन्यवाद। जय हिंद।